नमस्कार। आज हम अमिताभ घोष के एक बहुत ही जाने-माने उपन्यास द शैडो लाइन्स उस पर आधारित एक दिलचस्प समीक्षा का विश्लेषण करने वाले हैं। जी। हमारे पास ये समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो बातें कही गई हैं, जो विश्लेषण है, उसकी गहराइयों में उतरें। हाँ। हमारा इरादा है कि इस समीक्षा के जरिए हम समझें कि ये उपन्यास जो पार्टीशन, यादें, सीमाएं जैसे मुश्किल मुद्दों को उठाता है, वो आज भी क्यों इतना रेलेवेंट है। और ये समीक्षा उपन्यास के किरदारों, उसकी बनावट और उसके जो मूल संदेश हैं, उनके बारे में क्या कहती है। जी बिल्कुल। ये कहानी, जैसा कि स्रोत बताता है, 1930 से 1970 के दशक तक फैली है और इसमें कलकत्ता, ढाका, लंदन, यहाँ बस एक परिवार की कई पीढ़ियों की बात है। हाँ। और सब कुछ एक अनाम नैरेटर की नजरों से देखा गया है, जो अपने परिवार का जो बिखरा हुआ अतीत है, उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अतीत को समझने की कोशिश है। इसमें कुछ खास किरदार बहुत मदद करते हैं। मतलब समीक्षा के हिसाब से 3 किरदार बहुत ही अहम है। अच्छा। एक तो है त्रिदिब। वो नरेटर का बड़ा चचेरा भाई है, जिसे वो एक तरह से अपना गुरु मानता है। त्रिदिब उसे सिखाता है कि दुनिया को नैतिक कल्पना से कैसे देखा जाए, मतलब दूसरों के अनुभव को महसूस करने की कोशिश करना। अच्छा। दूसरी है थम्मा, नरेटर की दादी। उनकी सोच में राष्ट्रवाद बहुत गहरा बैठा हुआ है और वो बंटवारे को एक जरूरी शायद सही चीज भी मानती हैं। और तीसरी है ईला, लंदन में रहने वाली एक बहुत ग्लैमरस रिश्तेदार, जो अपनी जड़ों से कटी हुई सी है, पर उसकी जो फ्रीडम है वो नरेटर को बहुत खींचती है। और इन किरदारों की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ होता है 1964 की ढाका यात्रा से, है ना? बिल्कुल। वो यात्रा जो एक फैमिली रियूनियन जैसे शुरू होती है, वो भीड़ की हिंसा और त्रासदी में खत्म हो जाती है। और यहीं से, जैसा समीक्षा इशारा करती है, कहानी सिर्फ निजी यादों तक नहीं रहती। वो उन बड़ी ताकतों पर फोकस करती है जो सीमाएं बनाती हैं, जो अपनेपन की भावना को तय करती हैं। और ये भी कि कैसे वो कहानियां जिनसे हम अपनी पहचान बनाते हैं, वो कितनी नाजुक हो सकती हैं। सही कहा, बिल्कुल। और यहीं पर उपन्यास का जो टाइटल है शैडो लाइन्स, यानी छाया रेखाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये टाइटल हमेशा से मुझे बहुत आकर्षित करता रहा, शैडो लाइन्स। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ वो रेखाएं नहीं हैं जो नक्शों पर देशों के बीच खींची हैं। समीक्षा इस पर जोर देती है कि ये लोगों के बीच, समुदायों के बीच, यहाँ तक कि हमारे अतीत की जो अलग अलग यादें हैं, उनके बीच की अदृश्य धुंधली रेखाएं भी हैं। अच्छा। नक्शे पर तो ये लकीरें एकदम पक्की दिखती हैं, लेकिन इंसानी अनुभव के लेवल पर, यादों के लेवल पर ये लगातार बदलती रहती हैं। कभी धुंधली हो जाती हैं, कभी अचानक बहुत तीखी। ये दिलचस्प है कि कैसे ये छाया रेखाएं, जो ज्यादातर अदृश्य सी लगती हैं, ढाका वाली घटना में अचानक इतनी ठोस, इतनी जानलेवा बन गई। तो उपन्यास यही सवाल उठाता है कि इन रेखाओं को ताकत कौन देता है? बिल्कुल, उपन्यास यही पूछता है, इन्हें खींचता कौन है, लागू कौन करता है, और सबसे जरूरी, ये हमारी कल्पना में, हमारे डर और हमारे विश्वासों में कैसे जिंदा रहती हैं। ये सिर्फ राजनीतिक रेखाएं नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रेखाएं भी हैं। तो इतना जो जटिल विषय है, इसे उपन्यास दिखाता कैसे है? समीक्षा कहती है कि इसका कहानी कहने का तरीका सीधा नहीं है, बल्कि एक मोज़ेक जैसा है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, ये बहुत अहम बात है। समीक्षा के मुताबिक घोष घटनाओं को एक सीधी लाइन में नहीं दिखाते। कहानी टाइम में आगे पीछे जाती है। अच्छा। घटनाएं बार बार लौट कर आती हैं, अलग अलग किरदारों की यादों से, उनके नजरिए से, जैसे हमारी यादें काम करती है ना, बिखरी हुई लेकिन किसी गहरे तार से जुड़ी हुई। हाँ, बिल्कुल। ढाका दंगों वाली घटना, नैरेटर उसे बार बार याद करता है और हर बार उसे कोई नई जानकारी मिलती है, कोई नया टुकड़ा जुड़ता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये तरीका, ये खुद कहानी का हिस्सा है। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, बल्कि उपन्यास जो कहना चाह रहा है उसको सामने लाने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर ही दिखाता है कि इतिहास कोई बंद अध्याय नहीं है। ये वो चीज है जिसे हम लगातार याद करते हैं, दोहराते हैं, और हर बार याद करने पर उसे थोड़ा बदल भी देते हैं शायद। ये इस बात पर भी जोर देता है कि हमारी समझ हमेशा अधूरी होती है। हाँ। नरेटर खुद पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, उसकी जानकारी दूसरों की बातों पर टिकी है। मे प्राइस, रॉबी, थम्मा, उनकी बातचीत, उनके किस्से, वो एक तरह का जीवित आर्काइव बन जाते हैं। जैसे पारिवारिक गपशप ही इतिहास लिखने जैसा काम कर रही हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और समीक्षा में कुछ सिंबल्स का भी जिक्र है जो बार बार आते हैं। नक्शे, पासपोर्ट, गलियां। हाँ। तो नक्शे, ट्रेन टाइम टेबल,
पासपोर्ट, दंगे, शहरों की गलियां, ये सब सिर्फ डिटेल्स नहीं हैं। ये प्रतीक हैं जो अलग-अलग समय और जगहों को जोड़ते हैं। अच्छा। पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो पहचान का, कहीं आने जाने की इजाजत का प्रतीक बन जाता है। गलियां सिर्फ रास्ते नहीं है, वो सुरक्षा और खतरे के बीच की सीमाएं बन जाती हैं। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि कैसे अतीत और वर्तमान, दूर और पास, एक ही अनुभव में गुंथे हुए हैं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि कहानी कैसे कही गई है, पर अब ये सोचना जरूरी है कि कहानी कह क्या रही है। समीक्षा के हिसाब से ये उपन्यास किन बड़े आइडियाज या थीम्स पर बात करता है? इसमें कई परतें हैं। पहली और सबसे साफ जो है वो है सीमाएं और अपनापन। उपन्यास दिखाता है कि राष्ट्र राज्य बनने से नक्शों पर तो कठोर रेखाएं खिंच जाती हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियां, उनके रिश्ते, उनकी यादें, वो अक्सर इन रेखाओं को अनदेखा करती हैं। हाँ, जैसे परिवार कलकत्ता, ढाका, लंदन के बीच आसानी से आता जाता रहता है। हाँ, और जब तक कि राजनीतिक हालात उसे खतरनाक न बना दे। समीक्षा कहती है कि घोष सीमाओं की हकीकत को नकारते नहीं, पर वो दिखाते हैं कि उनका असर कितना अप्रत्याशित होता है और इंसानी रिश्तों पर कितना निर्भर करता है। हाँ, और दूसरा अहम मुद्दा है कल्पना बनाम विचारधारा, इमेजिनेशन वर्सेस आइडियोलॉजी का। त्रिदिब नैतिक कल्पना पर जोर देता है, मतलब दूसरों के दर्द को महसूस करने की कोशिश। हाँ। वहीं थामा विचारधारा की पक्की जमीन पर खड़ी हैं। राष्ट्र, बलिदान, कर्तव्य, ये सब उनके लिए बहुत पक्की निश्चित बातें हैं। हाँ, और उपन्यास इन दोनों के खतरों को भी दिखाता है हाँ। ना। त्रिदीप की कल्पना कभी-कभी असलियत से दूर ले जा सकती है, उसे भोला बना सकती है। जबकि थामा की विचारधारा कठोर और अमानवीय हो सकती है। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि उपन्यास किसी एक का पक्ष नहीं लेता, बल्कि दोनों की सीमाओं और उनके क्या नतीजे होते हैं उसकी जांच करता है। और इसका संबंध शायद तीसरे विषय से है, सार्वजनिक घटनाएं और उनके निजी जीवन पर असर, जैसे ढाका के दंगे। बिल्कुल, समीक्षा कहती है कि ये दंगे सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये वो ताकत है जो किरदारों के रिश्तों को, उनके प्यार को, उनके अपराध बोध को, उनकी यादों को हमेशा के लिए बदल देती हैं। बड़ी राजनीतिक घटनाएं लोगों के घरों के अंदर तक कैसे घुस आती हैं, उनके निजी फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं, उपन्यास इसे बहुत बारीकी से दिखाता है। समीक्षा में विश्व बंधुत्व की सीमाओं, कॉस्मोपॉलिटनिज्म्स के लिमिट्स का भी जिक्र है। इला का वो लंदन वाला जीवन जो दूर से देखने में बहुत आजाद लगता है। हाँ, वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का एक चेहरा है। नैरेटर उससे बहुत प्रभावित भी है, लेकिन उपन्यास, जैसा समीक्षा बताती है, ये भी खुरेदता है कि क्या ये वाकई सीमाओं से मुक्ति है। अच्छा, या इसमें वर्ग, लिंग, नस्लवाद जैसी दूसरी कम दिखने वाली बाधाएं छिपी हुई हैं। एला का किरदार दिखाता है कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ही काफी नहीं है, वो इंसान को अकेला और अपनी जड़ों से कटा हुआ भी महसूस करा सकता है। और इन सबको जोड़ता हुआ एक आखिरी धागा है, कहानी सुनाना एक नैतिक कार्य, स्टोरी एज एथिक्स के रूप में। ये क्या है? सही कहा। समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है, कौन कहानी सुना रहा है, कौन सुन रहा है, कहानी कैसे सुनाई जा रही है, ये सब नैतिक सवाल बन जाते हैं। क्या कहानी दुनिया को समझने में मदद कर रही है या उसे और संकीर्ण बना रही है? उपन्यास की त्रासदी का एक बड़ा कारण, जैसा समीक्षा बताती है, यही है दूसरों के इरादों को, दूसरी भीड़ के मनोविज्ञान को, उसको कल्पना करने में विफलता। मतलब जोखिम को सही ढंग से ना समझ पाना। हाँ, बिल्कुल। किरदारों पर वापस लौटें तो वे इन थीम्स को कैसे जीते हैं। नरेटर, जैसा हमने कहा, यादें इकट्ठा कर रहा है, उसका अपना विकास कैसे होता है उपन्यास में? उसका विकास बौद्धिक है और नैतिक भी। शुरू में वो थोड़ा दूर से चीजों को रोमांटिक नजरिए से देखता है, लेकिन धीरे धीरे वो घटनाओं की असल कीमत, इंसानी पीड़ा को समझने लगता है। त्रिदीप, जैसा कहा, वो नैतिक कल्पना का प्रतीक है, उपन्यास की अंतरात्मा जैसा। थम्मा, वो राष्ट्रवाद के रोजमर्रा के तर्क का एक शानदार चित्रण है। हाँ। वो मानती हैं कि सीमाएं और कभी-कभी हिंसा भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। उनका किरदार दिखाता है कि विचारधारा कितनी आकर्षक और दुखद दोनों हो सकती है। और इला, मे प्राइस, रॉबी, इनके बारे में समीक्षा क्या कहती है? इला मुक्ति और अपनी पहचान खो देने दोनों का प्रतीक है। मे प्राइस, जो त्रिदीप की अंग्रेज दोस्त है, कहानी में देर से आती है, लेकिन उसकी गवाही बहुत अहम है। अच्छा। वो एक शांत नैतिक केंद्र की तरह है, जो घटनाओं को एक बाहरी लेकिन बहुत साफ नजरिए से देखती है। और रॉबी, एक और रिश्तेदार,
वो दिखाता है कि कैसे पुलिस, प्रेस, कानून जैसी संस्थाएं अक्सर हिंसा को भुलाने या उसे सामान्य बनाने में मदद करती हैं, उसे इतिहास का हिस्सा बनने से रोकती हैं। अब आते हैं लेखन शैली पर। समीक्षा घोष के लिखने के अंदाज के बारे में क्या कहती है? ये मुझे काफी दिलचस्प लगता है। समीक्षा कहती है कि घोष का गद्य बहुत साफ है, सधावा है और धैर्यवान है। उसमें दार्शनिक गहराई है, लेकिन वो भारी या बोझिल नहीं लगता। अच्छा। सतह पर शांति दिखती है, लेकिन उसके नीचे ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के गहरे सवाल छिपे हैं। हम जो जानते हैं उसे कैसे जानते हैं। और शहरों का वर्णन बहुत जीवंत है। कलकत्ता की वो ट्रैम लाइनें, बारिश का धुंधलाका, मसालों और डीजल की गंध। और ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। नहीं, ये रूपक भी हैं। पुल, हवाई अड्डे, दूतावास की लाइनें, ये सिर्फ जगह नहीं है, ये आने जाने, इजाजत, रोक टोक, सीमाओं के प्रतीक बन जाते हैं। ये भौतिक दुनिया और मनोवैज्ञानिक दुनिया को जोड़ते हैं। और इतिहास को कैसे दिखाया गया है? समीक्षा कहती है कि ये किसी टेक्स्ट बुक जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतिहास यहाँ किसी बड़ी घटना की तरह नहीं आता, बल्कि जिए गए मौसम की तरह है, जो हमेशा मौजूद है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वाह, जिए गए मौसम की तरह। हाँ, समीक्षा इस बात की तारीफ करती है कि घोष दिखाते हैं कैसे अफवाहें, अखबार की खबरें, मोहल्ले की बातें, ये सब आम लोगों को बड़े ऐतिहासिक तूफानों में खींच लेती हैं। उपन्यास की ताकत ये दिखाने में है कि विभाजन या दंगों जैसी बड़ी, अमूर्त लगने वाली चीजें कैसे लोगों के बहुत छोटे, निजी फैसलों में बदल जाती हैं। टैक्सी लें या नहीं, इस गली से गुजरें या नहीं, भीड़ में दखल दें या नहीं, इन्हीं छोटे पलों में इतिहास घटता है। बिल्कुल। तो अगर इन सब बातों को समेटें, तो समीक्षा के अनुसार उपन्यास का मुख्य तर्क क्या है? वो क्या कहना चाह रहा है? समीक्षा 3 मुख्य तर्क निकालती हैं। पहला, कि सीमाएं चाहे वो देशों के बीच हों या लोगों के बीच, असल में एक तरह का प्रदर्शन है, एक परफॉर्मेंस। कैसे? उन्हें असली बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस, पासपोर्ट, सरकारी रस्मों जैसे स्वतंत्रता दिवस, इनकी जरूरत पड़ती है। वो स्वाभाविक नहीं है, उन्हें बनाया जाता है और बनाए रखा जाता है। अच्छा। और दूसरा तर्क कल्पना से जुड़ा है। हाँ। दूसरा तर्क है कि कल्पना करना, खासकर दूसरों की स्थिति की कल्पना करना, ये राजनीति से भागना नहीं है, ये खुद एक बहुत जरूरी राजनीतिक और नैतिक क्षमता है। और इसकी विफलता यानी दूसरों को न समझ पाना, उनके इरादों का गलत अंदाजा लगाना जानलेवा हो सकती है, जैसा उपन्यास की त्रासदी दिखाती है। और तीसरा तर्क? तीसरा तर्क है कि अतीत कभी मरता नहीं, वो हमारे पीछे नहीं छूट जाता। वो जिम्मेदारियों, रिश्तों और यादों का एक जाल है जो हर बार कहानी सुनाने पर, हर बार याद करने पर फिर से जिंदा हो जाता है। हम अतीत से जुड़े हुए हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। बिल्कुल। इस विश्लेषण के आधार पर समीक्षा उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी किसे मानती है? समीक्षा 3 बातों पर जोर देती है। एक, इसकी संरचना की सुंदरता, जिस तरह कहानी धीरे धीरे खुलती है, परतें सामने आती हैं, वो बहुत प्रभावशाली है। हाँ। 2, नैतिक जटिलता, कोई भी किरदार पूरी तरह सही या गलत नहीं है, हर कोई अपने नजरिए और दबावों के साथ दिखाया गया है। सही बात है। और 3, भौगोलिक अंतरंगता, कलकत्ता, ढाका, लंदन सिर्फ नाम नहीं है, वे जीवंत महसूस होते हैं, उनकी अपनी बनावट है, अपनी आत्मा है। और कैसे पढ़ने में कोई चुनौती भी है जिसके बारे में समीक्षा बताती है? हाँ, समीक्षा कहती है कि इसकी जो नॉन लीनियर बनावट है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पाठक को थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है जब तक कि कहानी के अलग-अलग धागे जुड़ने न लगे। और जिन्हें बहुत तेज रफ्तार वाली एक्शन से भरपूर कहानी पसंद है, उन्हें शायद इसकी जो चिंतनशील गति है वो थोड़ी धीमी लगे। ये एक ऐसा उपन्यास है जो धीरे धीरे असर करता है। क्या समीक्षा इसकी तुलना किसी और उपन्यास से करती है? हाँ, सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन का जिक्र है, क्योंकि उसमें भी इतिहास निजी जिंदगियों में घुस आता है, और कामिला शमशी की कार्टोग्राफी का भी, जो नक्शों और विभाजन पर केंद्रित है। लेकिन अंदाज अलग है। हाँ, समीक्षा ये भी कहती है कि घोष का अंदाज अलग है, ज्यादा शांत, ज्यादा बारीकी से जांच पड़ताल करने वाला, एक तरह की फोरेंसिक काव्यात्मकता। फोरेंसिक काव्यात्मकता? हाँ, अगर रुश्दी आतिशबाजी है, तो घोष एक स्थिर लालटेन की तरह हैं, जो धीरे धीरे अंधेरे कोनों को रोशन करते हैं। वाह।
और कुछ यादगार पल जिनका जिक्र समीक्षा करती है? हाँ, बिना कहानी का मजा खराब किए कुछ उदाहरण हैं। जैसे एक पासपोर्ट पर बहस होती है जो राष्ट्रवाद के पूरे दर्शन पर एक टिप्पणी बन जाती है। अच्छा। लंदन की एक गली जो पहले नैरेटर के लिए रोमांस का प्रतीक थी, बाद में मुंह भंग का स्थल बन जाती है। और ढाका की एक गली का वो दृश्य जहां एक अकेले व्यक्ति का साहस भीड़ की बेरहम गतिशीलता से टकराता है, ये पल उपन्यास के बड़े विचारों को बहुत ही ठोस मानवीय अनुभवों में बदल देते हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा का फैसला यही है कि द शैडो लाइन्स एक असाधारण और महत्वपूर्ण उपन्यास है, एक तरह की उत्कृष्ट कृति। हाँ, निष्कर्ष यही है। यह उन नक्शों की गहरी और मानवीय जांच है जो हमें विरासत में मिलते हैं, देशों के नक्शे, शहरों के नक्शे, और उन नक्शों की भी जिन्हें हम अपने अंदर बनाते हैं, यादों के, रिश्तों के, पहचान के नक्शे। समीक्षा मानती है कि घोष बड़ी खूबी से दिखाते हैं कि कैसे वे रेखाएं भी गहरा घाव दे सकती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये उपन्यास याद करने को एक जरूरी काम और कल्पना करने को एक नैतिक जिम्मेदारी बना देता है। और समीक्षा ये भी नोट करती है कि इसमें कुछ संवेदनशील विषय हैं। हाँ, समीक्षा ये भी नोट करती है कि इसमें सांप्रदायिक हिंसा, मृत्यु, राजनीतिक तनाव, दुख और अपराध बोध के चित्रण हैं जिनके प्रति पाठक संवेदनशील हो सकते हैं। तो आज इस समीक्षा के विश्लेषण से हमने द शैडो लाइन्स के बारे में कई अहम बातें समझी। कैसे सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं, हमारे दिमाग और हमारी पहचान में भी बनती हैं। कैसी यादें सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि इतिहास को जिंदा रखने और लगातार गढ़ने का तरीका है। बिल्कुल। और कैसे दूसरों की जिंदगियों की कल्पना करना, उन्हें समझना सिर्फ एक बौद्धिक खेल नहीं, बल्कि एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा। ये उपन्यास दिखाता है कि हमारी निजी जिंदगियां और बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं अलग अलग नहीं है, वे एक दूसरे में उलझी हुई हैं। हाँ। और कहानी सुनाना, चाहे वो दादी नानी के किस्से हों या इतिहास की किताबें, दुनिया को समझने, उसमें अपनी जगह बनाने का एक ताकतवर और कभी-कभी खतरनाक तरीका हो सकता है। जाने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं, जिस पर सोचने में शायद हमारे श्रोताओं को भी मजा आए। हाँ, समीक्षा में एक बहुत ही उत्तेजक सवाल उठाया गया था, ये उपन्यास किस तरह एक जासूसी कहानी है जिसमें यादें ही अपराध स्थल है। अच्छा, जासूसी कहानी। हाँ, अगर हम उपन्यास को इस नजरिए से देखें कि नरेटर एक जासूस की तरह अतीत के सुराग यानी यादें इकट्ठा कर रहा है ताकि किसी सच्चाई, किसी घटना के रहस्य को सुलझा सकें, तो क्या उपन्यास की कोई नई परतें खुलती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और क्या ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी अपनी यादें भी हमारे अतीत की एक तरह की जांच बन सकती हैं, जिसमें हम खुद ही जासूस हैं, गवाह हैं और शायद कभी-कभी अनजाने में अपराधी भी होते हैं। वाह! इस फ्रेमवर्क से उपन्यास को देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव दे सकता है।